guys, welcome back to my YouTube series. Today we will cover the unit 3 of the SEC पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। तो यूनिट 3 के सिलेबस में सबसे पहले हमारा है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन की कम्युनिकेशन करने के दौरान कौन कौन सी बाधाएं आ सकती है। सबसे पहले है फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल ऑब्स्टेकल्स सच एज डिस्टेंस, नॉइस और पुअर लाइटनिंग कैन इम्पीड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये बहुत ज़्यादा ईजी है। तो इसमें सबसे पहले है कि डिस्टेंस, अगर आप थोड़े डिस्टेंस पे अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसके कारण नॉइस और पुअर लाइटनिंग के कारण आपकी कम्युनिकेशन पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। देन है आपका सिमेटिक बैरियर्स। इसमें क्या होता है कि डिफरेंसेस इन लैंग्वेज, जार्गन और टर्मिनोलॉजी में लेड टू मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इंटरप्रिटेशन। मतलब अगर आपकी दोनों की जो भी आप इंडिविजुअल कम्युनिकेशन कर रहे हो उन दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट हो तो इस वजह से भी आप मिसअंडरस्टैंड कर सकते हो उसकी बातों को। देन है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में क्या होता है, पर्सनल फैक्टर्स लाइक प्री कंसीव नोशन, बायसेस और इमोशनल स्टेट्स कैन अफेक्ट द रिसेप्शन ऑफ अ मैसेज। जैसे कि कोई पहले से ही आप किसी टॉपिक के बारे में अगर बात करें तो सामने वाले की अगर कोई भी पहले से प्री कंसीव नोशंस होगी उसके बारे में, कोई बायसेस होगी और कोई इमोशनल स्टेट होगा उस टॉपिक से जुड़ा हुआ, तो वो उस मैसेज से मिस इंटरप्रिटेट कर सकता है। देन है आपका कल्चरल बैरियर्स। वेरिएशन इन कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड कम्युनिकेशन स्टाइल्स में हिंडर क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। मतलब अगर आप किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो जो कल्चरल से रिलेटेड हो एंड उस किसी नॉर्म से रिलेटेड हो तो ये भी वेरी कर सकता है। देन है आपका परसेप्चुअल बैरियर्स। डिफरेंसेस इन हाउ इंडिविजुअल परसीव एंड इंटरप्रिटेट इन्फॉर्मेशन कैन लेड टू कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो और उस इंडिविजुअल जो सामने वाला इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, उसका कोई भी प्रिसीव नोशन हो उसके बारे में और वो अपनी इन्फॉर्मेशन को अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट करे तो उससे भी आपके कम्युनिकेशन में ब्रेकडाउन्स आ सकते हैं। देन है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। देन है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। Inefficiencies in organizational structure, hierarchical issues और lack of communication channels can pose challenges। मतलब अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपकी इनएफिशिएंसी हो और हायरार्किकल इश्यूज़ हो उसके कारण भी आपके कम्युनिकेशन के दौरान आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ जा सकते हैं। देन है आपका लैंग्वेज बैरियर्स। अगर आप दोनों की लैंग्वेज अलग हो, आपकी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी अलग हो, उससे भी आपके कम्युनिकेशन में ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। देन है हमारा इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स, कि हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज एक्टिव लिसनिंग। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द स्पीकर मैसेज बाय लिसनिंग अटेंटिवली एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। मतलब फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप अच्छे से अपने जो भी स्पीकर है जो मैसेज कन्वे कर रहा है उसकी अच्छे से उसकी जो भी मैसेज है उसको अटेंटिवली सुने और उसको प्रोवाइड करें फीडबैक। क्लियरिटी एंड कंसाइजनेस। एक्सप्रेस आइडियाज़ क्लियरली। मतलब जो भी आपके आइडियाज़ हैं आप उसे क्लियरली स्टेट करो और छोटे से छोटा मतलब कम से कम बोलो और अपने आइडियाज़ को अच्छे से क्लियर करो और जो भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको अवॉइड करो। थर्ड है एम्पैथी। अंडरस्टैंड एंड कंसिडर अदर पर्सपेक्टिव, इमोशंस एंड नीड टू फॉस्टर अ सपोर्टिव कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट। मतलब आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझो, उसे कंसिडर करो, उसके इमोशंस देखो और इससे क्या होता है एक सपोर्टिव कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट सामने वाले को भी मिलता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पे अटेंशन टू बॉडी लैंग्वेज। मतलब जब भी आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसमें आपको क्या होता है, आपको अपने बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फिफ्थ है आपका फीडबैक। एनकरेज एंड प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू इम्प्रूव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेस एनी मिसकंसेप्शंस। फीडबैक से क्या होता है कि आपको अपना जो भी आपने कम्युनिकेशन रखी है, कोई भी आपने मैसेज कन्वे किया है, उससे आपको अगर आपको सामने वाले का फीडबैक मिलेगा जो उससे आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत अच्छी होगी और अगर कोई मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस इंटरप्रिटेशन है, कुछ भी है तो वो उसी टाइम जो है क्लियर हो जाएगा। देन है अडेप्टेबिलिटी। टेलर योर कम्युनिकेशन स्टाइल टू द ऑडियंस,
कंसिडरिंग फैक्टर्स सच एज कल्चरल डिफरेंसेस और द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरेक्शन। मतलब इट डजेंट मीन कि आप एक पर्टिकुलर कल्चर बैकग्राउंड के हो तो आप उसी कल्चर की बात कर रहे हो और अदर्स कल्चर्स को है क्या है नेगोशिएट कर रहे हो। तो आपको अपनी बात, अपनी कम्युनिकेशन को अपने ऑडियंस तक इस स्टाइल में ले जाना है जिससे कि किसी के भी कल्चर डिफरेंसेस हर्ट ना हो और इंटरेक्शन में कोई भी कमी ना आए। नेक्स्ट है आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स। डेवलप स्किल्स टू एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट्स कामली, फाइंड कॉमन ग्राउंड एंड रिसर्च रेजोल्यूशन दैट बेनिफिट्स ऑल पार्टीज़। मतलब आपका अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया है तो आप अब उसे कामली मतलब आराम से उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, उसके रिजोल्यूशंस ला सकते हैं जिससे कि दोनों पार्टीज़ को मतलब और सारी पार्टीज़ को बेनिफिट हो। दैट देन है आपका कॉन्टिन्यूस लर्निंग। स्टे ओपन टू लर्निंग एंड अडेप्टिंग टू न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ट्रेंड्स एंड मेथड्स। मतलब आपको कभी भी ये नहीं करना मतलब स्टे ओपन टू लर्निंग एंड अडेप्टिंग न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, अगर आपको मतलब आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा अच्छा भी है फिर भी आपको न्यू लर्निंग करनी चाहिए, अडेप्ट करना चाहिए न्यू ट्रेंड्स और मेथड्स। तो ये सारे बैरियर्स हैं, इसके कुछ बैरियर्स हैं इसमें। और देन क्या है, अगर आप अपने बैरियर्स को रिकॉग्नाइज कर लोगे और एड्रेस कर लोगे उसके बाद आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को जो कि है इम्प्रूव कर सकते हो जिससे आपका एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और इंक्लूसिव कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट बन सके। देन है आपका प्रिपरेशन ऑफ प्रमोशन मटेरियल। Effective preparation of promotional material involves a strategic approach to ensure maximum impact. Begin. Sorry for the inconvenience, guys. तो प्रिपरेशन ऑफ प्रमोशन मटेरियल, इसमें क्या होता है कि हम किसी भी मटेरियल की प्रमोशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक इफेक्टिव प्रिपरेशन करनी चाहिए अपने प्रमोशन मटेरियल की जिसमें बहुत सारी स्ट्रेटजी इन्वॉल्व होती है जिससे कि उसका मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ सके। तो बिगिन बाय क्लियरली डिफाइन द ऑब्जेक्टिव। अपने ऑब्जेक्टिव को आप क्लियरली डिफाइन करो जिससे कि आपकी ब्रांड अवेयरनेस बूस्ट हो। जैसे कि जब भी आप एक न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो और ड्राइविंग सेल्स कर रहे हो तो आपको उसका टारगेट जो है ऑडियंस को जो आपका टारगेट है वो ऑडियंस होना चाहिए और आपको उसके प्रेफरेंस में ही आपको सारी चीज़ें रखनी चाहिए और डेमोग्राफिक्स होनी चाहिए। क्राफ्ट एंड कंपेलिंग मैसेज दैट हाईलाइट्स की बेनिफिट्स एंड चूज अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बेस्ड ऑन द ऑडियंस। मतलब आपको अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए दूसरे इंडिविजुअल्स के पहुँचाने के लिए, उन्हें अब उसको अवेयर करने के लिए आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको उसको की बेनिफिट्स जो है हाईलाइट करनी चाहिए और आपको एक ऐसा चैनल ढूंढना है जिससे कि जो आपके ऑडियंस पे जिससे आपके ऑडियंस उसे देख सके। थोड़ी बहुत इसमें डिस्टर्बेंसी हो रही है मुझे एक्सप्लेन करने के लिए, बट सॉरी। एंगेजिंग कॉन्टेक्ट इज़ क्रूशियल। Leverage persuasive languages, visuals and storytelling techniques to captivate the audience। इसमें क्या होती है कि आपको लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए। आप उसमें विजुअल्स ऐड कर सकते हो, मतलब पिक्चर्स ऐड कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, उसकी सेल को बूस्ट करने के लिए। और आप स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि जो आपकी ऑडियंस है उसमें बनी रहे। कंसिस्टेंट ब्रांडिंग करनी चाहिए आपको उसकी जिससे कि उसके सारे मटेरियल्स लोग अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें। वाइल अ क्लियर कॉल टू एक्शन गाइड द ऑडियंस नेक्स्ट स्टेप, यूटिलाइज हाई क्वालिटी विजुअल्स टू एनहेंस अपील। मतलब आपको पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स या पाई चार्ट्स, आप जो भी चीज़ उसमें लगा रहे हो फॉर द विजुअल्स जिससे कि आपकी ऑडियंस उससे कैच रहे, उसमें आपको हाई क्वालिटी उस विजुअल्स को यूज़ करनी चाहिए और एक रेलिवेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे कि ईजी कनेक्शन बन सके। ये नहीं कि आपको ऐसा नंबर दे रहे हो जो क्या है नेटवर्क से बाहर है या उसमें कुछ इशू है जैसे कि जो कम्युनिकेशन है वो ढंग से नहीं हो पा रही है। प्रायोरिटाइज प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग टू एलिमिनेट एरर्स एंड मेंटेन अ प्रोफेशनल अपीयरेंस। तो इसमें उसी सब की बात हो रही है, आप एक बार जो है इसको रीड कर सकते हैं इस नेक्स्ट पैराग्राफ को। देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर्स एंड जेस्चर्स। मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है कि आप कम्युनिकेशन के दौरान या आप जब कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका पोस्चर कैसा है और आप कैसे जेस्चर्स कर रहे हो। तो
सबसे पहला आता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन। सबसे पहला आ जाता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन क्या होते हैं कि आप facial expression convey a wealth of emotion including happiness, surprise, anger and sadness. Pay attention to smile, frowns, raised eyebrows and other facial clues. Eye contact मतलब कम्युनिकेशन के दौरान आप आई कांटेक्ट बनाओगे तो उससे आपकी अटेंटिवनेस, कॉन्फिडेंस और सिंसियरिटी का पता चलता है, और ये एक बहुत अच्छा वे है अपने कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। और जब भी आप आई कांटेक्ट बनाते हैं एक कन्वर्सेशन के दौरान, तो ये एक सेंस ऑफ कनेक्शन और एंगेजमेंट दर्शाता है सामने वाले को। जेस्चर्स, हैंड मूवमेंट एंड जेस्चर्स कैन एम्फसाइज पॉइंट्स एंड add clarity to communication and express emotion. However, cultural differences may influence the interpretation of specific gestures. Posture reflects confidence, openness and interest. Standing or sitting up straight signal attentiveness, while slouching may convey disinterest or lack of एंगेजमेंट। मतलब पोस्चर आपका एक ऐसा पोस्चर होना चाहिए, स्ट्रेट आपको खड़ा रहना चाहिए। ये एक आपका गुड पोस्चर होता है जिससे जो शो करता है कि आप क्या हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ओपननेस है और आप अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं थ्रू द कन्वर्सेशन। देन है आपका प्रॉक्सिमिटी। द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल ड्यूरिंग कम्युनिकेशन नोन एज प्रॉक्सिमेसीज कैन कन्वे इंटीमेसी और फॉर्मेलिटी। पर्सनल स्पेस प्रिफरेंसेस वेरी अक्रॉस कल्चर्स। मतलब आपको अपना एक फ़िज़िकल डिस्टेंस बनाए रखना है इंडिविजुअल से ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, इसे प्रॉक्सिमेसी कहते हैं, और ये आपकी इंटीमेसी भी कन्वे करता है। Touch can communicate warmth, empathy, or support. However, cultural norms play a significant role in determining acceptable levels of physical contact in various contexts. मतलब अगर आप किसी को सिंपैथी देने के लिए उसको टच कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, या अगर शोल्डर्स पे कभी हम हैंड टच करते हैं तो इट मीन्स कि हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं। देन है हेड मूवमेंट्स, नॉड्स एंड शेक्स ऑफ द हेड कैन कन्वे एग्रीमेंट। अगर आप किसी चीज़ पे एग्री कर रहे हो तो यू कैन जस्ट shake of the head. Mirroring, subconsciously imitating the body language of others, known as mirroring, can build rapid and create a sense of connection. Arm crossing, crossed arms may indicate defensiveness or resistance, while open arms suggest openness and receptivity. मतलब अगर हम क्रॉस्ड आर्म्स करके खड़े रहेंगे तो सामने वाले को लगेगा जैसे ये हमारी बात में जो है डिसइंटरेस्टेड है और ये हमारी बात में रेजिस्ट कर रहा है। एंड अदरवाइज अगर हम ओपन आर्म्स करके रखेंगे तो ये एक सजेस्ट करता है कि आप बहुत ज़्यादा ओपननेस एंड रिसेप्टिविटी है। ये जो क्लूज़ हैं जिससे कि आपकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसके थ्रू भी लोग जो है आपका जो व्यू है, जो ओपिनियन है वो जान सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज फिटिंग। Excessive fidgeting such as tapping fingers or bouncing legs can indicate nervousness, impatience or discomfort. मतलब during a conversation if you are regularly tapping your fingers, bouncing legs और मतलब कोई भी चीज़ कर रहे हो जिससे सामने वाले को पता चल जाएगा that you are nervous and discomfort or impatient. Then smiling. A genuine smile communicates friendliness and approachability. Pay attention to the sincerity and duration of smile in different situation. मतलब अगर आप एक genuine smile देते हैं तो वो आपके कम्युनिकेशन को बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडलीनेस एंड अप्रोचेबिलिटी बनाता है, और ये एक बहुत ज़्यादा गुड साइन है आपके कम्युनिकेशन के लिए। फेशियल माइक्रो एक्सप्रेशन, क्विक इन्वॉल्वमेंट्री फेशियल एक्सप्रेशन then reveal underlying emotions. Understanding micro expression can provide insights into true feeling. तो ये सारी जो नॉन वर्बल क्लूज़ हैं जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है इन्हांस हो सकती है, ये इम्पॉर्टेंट है जिससे कि आप जो है कल्चरल डिफरेंसेस को कंसिडर कर सकें, और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि जेस्चर्स और पोस्चर्स। Then our next topic is the value of time. Time is a finite source and its values lies in its replaceability. मतलब टाइम एक बहुत ज़्यादा फाइनाइट रिसोर्स है और उसकी वैल्यू कब होती है, जब वो हमें वापस नहीं मिलता। Understanding the importance of time encourages productivity, efficient goal achievement, and a balanced life. Time management skills contribute to personal and professional success by maximizing productivity, minimizing
प्रोक्रेस्टिनेशन एंड फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। मतलब विद इन मतलब जो टाइम की इम्पोर्टेंस है वो इनक्रेज करती है प्रोडक्टिविटी। मतलब अगर इफ़ यू आर अ प्रोडक्टिव तो आप अपने टाइम पे अपने सारे काम ख़त्म करोगे, तो इससे आपको क्या होगा, आपका जो गोल है, एफिशिएंट गोल है, उसकी आपको अचीवमेंट होगी। ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी लैंग्वेज in a professional setting, body language plays a crucial role in communication. Positive body language include, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, तो आपको पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, आप ओपन पोस्चर्स रखें, ओपन आर्म्स रखें, फर्म हैंडशेक्स करें, आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखें, जिससे कि क्या होता है, सामने वाले को लगता है दैट यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर ट्रस्टवर्दी एंड अप्रोचेबिलिटी, कि वो आपको अप्रोच कर सके। बीइंग माइंडफुल ऑफ वंस बॉडी लैंग्वेज हेल्प्स इन क्रिएटिंग a positive and professional image with an organization, fostering better relationship and effective communication. अब है importance of listening, कि सुनने की क्या importance है। Effective listening is fundamental to successful communication. It involves fully understanding the speaker's message. मतलब अगर आप effectively किसी की बातों को सुन रहे हो तो ये एक successful communication बनता है। इसमें क्या होता है, आप सामने स्पीकर के मैसेज को अच्छे से समझ सकते हो, आप उसको रिस्पॉन्स कर सकते हो इमीडिएटली, और उसको उसका एक वैल्यूएबल फीडबैक दे सकते हो। और अगर आपको उसमें कुछ मिस इंटरप्रिटेट हो रहा है तो आप उसे तुरंत ही फीडबैक के दौरान उसे ये बात बोल सकते हो। बाय एक्टिवली लिसनिंग इंडिविजुअल्स कैन बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, और मिसअंडरस्टैंडिंग वो अवॉइड कर सकते हैं एंड डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं एम्पैथी। लिसनिंग फोस्टर्स अ collaborative and inclusive environment contributing to personal and professional growth. अब है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस refers to the ability to recognize, understand, manage and use emotions effectively. इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या होता है कि हम इंडिविजुअल की मतलब हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकें, उसकी बातों को समझ कर सकें, समझ सकें, मैनेज कर सकें, और उसके इमोशंस को इफ़ेक्टिवली समझ सकें। और ये बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, हमारी लीडरशिप में और हमारी ओवरऑल वेल बीइंग में। इंडिविजुअल्स विद हाई इमोशनल इंटेलिजेंस कैन नेविगेट social complexities, empathize with others and handle interpersonal challenges with grace। मतलब जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज़, जो भी अगर उनको बाधाएं आती हैं सामाजिक तौर पे, तो वो उनको अपने इमोशनल होने के कारण सुलझा सकते हैं, और वो लोगों से क्या होते हैं, सिंपैथी भी लेते हैं, और अपने इंटरपर्सनल चैलेंजेस को इजीली हैंडल कर लेते हैं। डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस एनहांस सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स। देन है ये पैराग्राफ भी आप एक बार रीड कर लिएगा। देन है हमारा वर्किंग इंडिविजुअली एंड इन अ टीम। मतलब अगर आप इंडिविजुअल वर्क करते हो और टीम में अगर आप वर्क करते हो, कि उसके क्या डिफरेंसेस होते हैं। वर्किंग इंडिविजुअली, सबसे पहला है ऑटोनॉमी। अगर आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो तो ये अलाउ करता है आपको आपकी ग्रेटर ऑटोनॉमी के लिए, जिससे कि आप अपने मतलब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, और अपनी ओनरशिप आपके अपने काम का आपके खुद के पास होता है कि आपको कैसे वो काम करना है, यू नो इट बेटर। देन है पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। इंडिविजुअल जो अपने टास्क के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो एक उनके पास एक पर्सनल अकाउंटेबिलिटी का सेंस होता है कि हमें ये अपना काम खुद करना है, तो वो सेल्फ डिसिप्लिन में काम करते हैं। देन है एफिशिएंसी। अगर आप अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो आपको एफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब कि उसमें जो भी आपका टाइम है, विद इन द टाइम यू हैव टू कंप्लीट योर ओन टास्क, क्योंकि आप उसमें अकेले हो तो आपको इफ़ेक्टिवली काम करना चाहिए। देन है फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने आपको फ्लेक्सिबिलिटी बता लिया। एफिशिएंसी क्या होती है कि आपको जब आप अकेले काम कर रहे हो तो आपको अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज रखनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपका, और आप भी जो भी काम कर रहे हो वो आपको खुद से करने हैं, तो आपको इफ़ेक्टिवली बहुत ध्यान से वो काम करने पड़ते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि विद इन अ गिवन टाइम आपको उस काम को कंप्लीट करना चाहिए वर्किंग आवर्स के अंदर ही। देन है वर्किंग इन अ टीम। वर्किंग इन अ टीम में क्या होता है, कोलैबोरेशन। सबसे पहले टीम वर्क जो होता है वो कोलैबोरेशन को प्रमोट करता है और अलाउ करता है मेंबर्स को कि वो अपने स्किल्स को, नॉलेज को और अपने पर्सपेक्टिव्स
से क्या है, एक कॉमन गोल अचीव करें। देन है डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज़, मतलब जब भी आप टीम में काम करते हो तो ऑब्वियसली सबके अलग अलग आइडियाज़ होते हैं और हर एक इंडिविजुअल के एक यूनिक इंसाइट होते हैं, और उससे क्या होता है कि हर एक प्रॉब्लम का ईजिली हमें सोल्यूशन मिल जाता है। देन है हमारा शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन वी आर वर्किंग इन अ टीम, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी उन्हें डिस्ट्रीब्यूटेड टास्क दिए गए हैं और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो हर टीम मेंबर को वो एक शेयर्ड सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी के साथ उस काम को फिनिश करना चाहिए। देन है हमारा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। तो जब भी आप एक टीम में काम कर रहे हो तो ये आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि आप दूसरों से सीख सकें, जितना चाहे आप उनकी टेक्निक्स को, स्किल्स को और उनसे नॉलेज गेन कर सकते हैं। और ये एक इंटरपर्सनल स्किल को डेवलप करता है एंड एक्सपोजर और एक्सपीरियंस गेन करता है अगर आप डिफरेंट वर्किंग स्टाइल्स में काम करते हो। देन वी हैव लीडरशिप स्किल्स, कि लीडरशिप्स के क्या स्किल्स होते हैं। लीडरशिप स्किल्स: effective leaders communicate clearly and inspire others through articulate and persuasive communication. Decision makings: leaders make informed and timely decisions considering the input of team members and weighing various factors. Empathy: empathetic leaders understand the needs and concerns of team members, fostering a positive and supportive work environment. Delegation: delegation tasks to team members based on their strengths and expertise in a crucial leadership skill, promoting efficiency and skill development. Conflict resolution: जो लीडर्स जो एड्रेस करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स अपनी टीम में, वो एक बहुत अच्छे रिजोल्यूशंस लेते हैं जिससे कि ओवरऑल टीम मेंबर्स का बेनिफिट हो। मोटिवेशन: इंस्पायरिंग और मोटिवेट टीम मेंबर्स जो होते हैं, टीम मेंबर्स जो होते हैं, ये एक की लीडरशिप स्किल होती है जो अपने टीम मेंबर्स को एनकरेज करते हैं और जो भी उनका कॉमन गोल होता है उसे अचीव करने के लिए हेल्प करते हैं। एडेप्टेबिलिटी: लीडर्स डेमोन्स्ट्रेट एडेप्टेबिलिटी बाय नेविगेटिंग चेंज, एड्रेसिंग चैलेंजेस एंड एडजस्टिंग स्ट्रेटजीज एट नीड, मतलब जो भी चेंजेस लाने होते हैं एज पर द टाइम, they adapt the changes, they adapt the strategies that are needed and essential. लीडरशिप लेसन, कि लीडरशिप के होने के क्या क्या लेसन्स हैं। सबसे पहले लीड बाय एग्जाम्पल। Effective leaders model the behavior and work ethic they expect from their team, setting a positive standard, मतलब जो भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तेरा उनकी टीम से, उनके उनमें सबसे पहले खुद भी वैसा बिहेवियर होना चाहिए और वैसी ही वर्क इफेक्टिवनेस होनी चाहिए जिससे कि वो एक पॉजिटिव स्टैंडर्ड क्रिएट कर सके। देन है एम्ब्रेस फीडबैक। लीडर्स वैल्यू कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, रिकॉग्नाइजिंग इट एज अ टूल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, मतलब लीडर्स को जो है वैल्यूएबल फीडबैक चाहिए होता है जिससे वो अपने पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ कर सके। देन है कल्टिवेट अ पॉजिटिव कल्चर, वो एक पॉजिटिव कल्चर बनाते हैं जिससे कि वो एक पॉजिटिव और इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है बहुत ज़्यादा असेंशियल है एक टीम के मोरल के लिए और उसके प्रोडक्टिविटी के लिए। देन है कॉन्टिन्यूस लर्निंग। लीडर्स आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, मतलब लीडर्स जो हैं कभी भी ये नहीं होता है कि वो सीख गए हैं अब उन्हें सीखने की और ज़रूरत नहीं है, नहीं, वो एक लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। वो हमेशा हर इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए वो स्टे इन्फॉर्म रहते हैं। देन है बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है ट्रस्ट और रिस्पेक्ट से बनता है जो वो अपने टीम मेंबर्स को देते हैं और यही एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप है। देन है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। लीडर्स स्ट्रेटेजिकली थिंक करते हैं जिससे कि वो लॉन्ग टर्म गोल जो है उनसे वो प्रॉफिट कर सकें। सेलिब्रेट अचीवमेंट, वो हर इंडिविजुअल, मतलब जो भी टीम लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी सक्सेस को हमेशा सेलिब्रेट करते हैं। देन है हमारा टीम वर्क। टीम वर्क में सबसे पहले हमने बात की थी कि कोलैबोरेशन होता है जिससे कि सारे इंडिविजुअल साथ में काम करते हैं और उनका एक शेयर्ड गोल होता है। कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा असेंशियल है टीम वर्क के लिए और ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो सारे मेंबर्स के थ्रू इजीली जा सके। देन है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो क्लियरली डिफाइंड होती हैं टीम में, जो जिससे कि जो हर मेंबर है वो अपनी स्ट्रेंथ और कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उस काम को ऑप्टिमाइज़ काम कर सके। ट्रस्ट एक फाउंडेशन है टीम वर्क के लिए जिससे कि एक एनवायरनमेंट मिल सके जहाँ टीम मेंबर्स एक दूसरे पे भरोसा कर सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग,
Team collaborate to solve problems collectively, benefit from diverse perspectives and skills. Team building. अब टीम बिल्डिंग कैसे बनाई जाती है? आइस ब्रेकर्स and team building activities. Engaging activities and icebreakers can build camaraderie and break down initial barriers. Team building exercise. Structured team building exercise aim to improve communication, trust, and collaboration among team members. Training and development. Providing training opportunity and skill development programs helps enhance individual and team capabilities. Recognition and rewards. Recognizing and rewarding team achievement, fostering a पॉजिटिव टीम कल्चर एंड मोटिवेशन. मतलब अगर कोई भी अच्छा काम कर रहा है तो आप उस टीम को रिवॉर्ड कर सकते हो और अचीवमेंट कर सकते हो, जिससे कि क्या है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है टीम को. गोल अलाइनमेंट. ensuring that the team goal align with overall organizational objective help create a sense of purpose and direction. मतलब अगर आप उनको एक गोल दे दोगे तो जो भी सारा टीम मेंबर है वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, उनको एक पर्पस मिल जाएगी और एक डायरेक्शन मिल जाएगी. देन आपका है फीडबैक. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड्स स्पेसिफिक सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट वाइल मेंटेनिंग अ पॉजिटिव टोन. मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मतलब आपको एक फीडबैक मिलता है जिसमें आपको सजेशन दिए जाते हैं जिससे आप उसको इम्प्रूव कर सकें. देन है आपका टाइमली फीडबैक, कि आपको टाइमली फीडबैक देना चाहिए जिससे क्या होते हैं कि इश्यूज़ अच्छे से, मतलब टाइम विद इन अ गिवन टाइम अच्छे से वो इश्यूज समझ ले और उसे एडजस्ट कर सके. रिकॉग्निशन ऑफ सक्सेस. पॉजिटिव फीडबैक एक्नॉलेजिंग अचीवमेंट एंड सक्सेसेस रेनफोर्सेस पॉजिटिव बिहेवियर एंड बूस्ट मोराले. मतलब अगर एक पॉजिटिव फीडबैक मिल जाता है कि अगर ये आपने आपका अच्छा कम्युनिकेशन रहा या आपकी ये अच्छी चीज़ रही, तो उससे क्या होता है कि एक सक्सेस की फीलिंग आने लगती है और ऐसा लगता है कि दैट यू हैव अचीव्ड much more than it. Two-way communication. Establishing a two-way communication channel encourage open dialogue, ensuring that feedback is not only given but also received. Individualized feedback. Tailoring feedback to individual preferences and learning style enhances its effectiveness. Then feed forward interpersonal skills. Delegation. क्लियरली डिफाइंड टास्क. मतलब आपको अपने जो भी टास्क है उसे क्लियरली डिफाइन करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी चाहिए और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे वो आपको क्लियरली बता देने चाहिए और आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए. ह्यूमर. use humor to create a positive and inclusive atmosphere. Be mindful of the cultural context and individuals preferences. मतलब अगर आपको जो भी टास्क मिला है करने के लिए तो आप उस एकदम माइंडफुल रहो. ट्रस्ट. किसी भी काम को करने के लिए आपको कम्युनिकेशन के दौरान ट्रस्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और शेयर करनी चाहिए इन्फॉर्मेशन ओपनली एंड ऑनेस्टली. एक्सपेक्टेशन सेटिंग. क्लियरली कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग रोल्स. मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको उसके रोल्स को क्लियरली बताना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लियरली बताना चाहिए और प्रोजेक्ट का क्या आउटकम आना चाहिए, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, आपको वो क्लियरली मेंशन करना चाहिए. प्रोवाइड डिटेल इंस्ट्रक्शन व्हेन नीडेड. जब जब ज़रूरत हो तब आपको पूरी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए. एनकरेज करना चाहिए ओपन कम्युनिकेशन. क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए. रेगुलरली रिविजिट करना चाहिए कि आपने जो अलाइनमेंट दिया था, जो गोल दिया था, क्या वो हो रहा है या नहीं हो रहा, और उसमें अगर आपको तो कुछ बहुत चेंजेस करने हैं, एडजस्टमेंट भी आपको करनी पड़ेगी व्हेन इट इज़ नेसेसरी. वैल्यूज़ अलाइनमेंट. Promote a workplace culture that aligns with shared values. Clearly articulate organizational values and how they translate into daily practices. Status recognition. Acknowledge and appreciate the status contribution of team members. Publicly recognize achievement, both big and small. Compatibility. Foster compatibility and by understanding and appreciating the strengths and working styles of team members. Then है work conflict management. Maybe it is the last topic. Okay, नहीं, उसके बाद है how to cope with conflict and then it's finish. तो last
लास्ट सेकेंड टॉपिक है हमारा वर्क कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल लेंदी, बट ये आपको एक ओवरऑल बहुत अच्छा डीप इंफॉर्मेशन देगा फॉर योर एग्ज़ाम. टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कितने टाइप के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है. टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो इसे अच्छे से सुनिएगा. सबसे पहला है आपका इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट. ये तब होता है अकर्स बिटवीन इंडिविजुअल ड्यू टू डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्टाइल्स और पर्सनल वैल्यूज़. जब इंडिविजुअल के बीच में जो है पर्सनालिटी का डिफरेंस हो उनके कम्युनिकेशन स्टाइल में और पर्सनल वैल्यूज़ में. अब है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट. इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ये एक इंटरनल स्ट्रगल्स होते हैं इंडिविजुअल्स के बीच, जैसे कि उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स हो गई या वैल्यूज़ आ गई. देन क्या है इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट. ये तब अराइज होता है जब आप कोई टीम में हो या ग्रुप पे हो और उसमें आपके ओपिनियंस के डिफरेंसेस हो. इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट टीम्स और डिपार्टमेंट्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. जब कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट टीम्स और डिपार्टमेंट्स के बीच में हो. Task conflict arises from disagreements about the content and goals of a task or project. Relationship conflict centers on interpersonal issues and strained relationship among team members and how to cope with this conflict. सबसे पहले ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए. आपको अपने हॉनेस्ट कम्युनिकेशन होनी चाहिए. आप अपने कंसर्न्स क्लियरली एड्रेस करो और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियरिफाई करो. देन है एक्टिव लिसनिंग. आपको अच्छे से पहले सारी बात सुननी है. व्हाट द स्पीकर्स वांट टू कन्वे द मैसेज, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है. देन अदर्स का पर्सपेक्टिव सुनना है और डेमॉन्स्ट्रेट करना है. देन है आपका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज. आपको वेरियस कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज आनी चाहिए, जैसे कि नेगोशिएशन, कॉम्प्रोमाइज़ और कोलैबोरेशन डिपेंडिंग ऑन. पड़ता है मेडिटेशन. यूटिलाइज अ neutral third party to facilitate communication and guide the resolution process. Establish clear expectations. Define roles, responsibilities, and expectation to minimize misunderstanding and prevent conflicts. Seek common ground. Identify common goals and areas of agreement to build a foundation for resolution. Emotional intelligence. Develop emotional intelligence to manage emotion effectively and navigate conflict with composure. Conflict prevention. Implement preventive measures such as regular team communication, team building activities, and conflict resolution training. Conservative feedback. Provide or receive constructive feedback provide and receive constructive feedback to address issues in a constructive and solution oriented manner. Time management. Address conflicts promptly to prevent escalation but also allow time for emotions to settle before attempting resolution. Encourage a positive team culture. Foster a positive team culture that values diversity and promotes open communication and encourage collaboration. Learn from conflicts. View conflict as opportunities for growth and learning. Reflect on the causes and resolution to prevent similar issues in the future. तो किसी में इसमें क्या है बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आप उसमें ओनली 5 या 6 भी अच्छे से लर्न करके, मतलब आपको मेनली क्या करनी है, इनकी जो हेडिंग्स हैं, जैसे इसमें क्या है, ओपन कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज, मेडिटेशन, स्टैब्लिश क्लियर एक्सपेक्टेशन. आपको सिर्फ इसकी मेनली हेडिंग्स डिफाइन करनी है और उसके अंदर का जो मटेरियल है आप खुद से भी वो बना के या उस टाइम पे पॉजिटिवली थिंक करके आप वो लिख सकते हो, बिकॉज आपको ऑब्वियसली इन द एग्ज़ाम आपको वो बहुत ज़्यादा इन्हांस करके लिखना पड़ता है. थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड in next video we will cover the unit number 4.